जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो हम आपको अभी शेयर करेंगे। ये हम कल ही शेयर करना चाह रहे थे बट थोड़ा हेल्थ का इशू चल रहा है तो इसलिए हम नहीं कर पाए। बट इवन आज भी हम ये वीडियो अपलोड नहीं करते। बट अगेन आप लोग बहुत ही चिंतित थे कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जब 2-2.5 साल से मेहनत कर रहा होता है और किसी एक क्वेश्चंस के वजह से अगर उसका मेरिट नहीं होता है या फिजिकल वो अपीयर नहीं कर पाता है तो उस चीज का गम क्या होता है कि स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो हमने सोचा चलो एटलीस्ट आपको रियल क्वेश्चंस प्लस एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी मैं चीज यहाँ बताने वाला हूँ रियल क्वेश्चंस के साथ रियल ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, बहुत मेहनत किया गया है तो आप जो भी मैं यहां बताऊंगा वो 100% आपका करेक्ट है। ठीक है, और ये कहीं से भी किसी से भी कॉपी किया हुआ नहीं है और ना ही हमने किसी का वीडियो देखा है। तो आप एकदम जेन्युइन तरीके से इसको देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, और चैनल पे आप नए हो और अगर बिहार में आपको दरोगा बनना है, हम हमेशा कहते हैं कि ये चैनल बना ही दरोगा के लिए। ठीक है, अगर आप बिहार में आपको दरोगा बनना है तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार जो है ड्रीम डोज के साथ ऐसे ही बनाया रखिए। ठीक है, देखिए उसके बाद उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, हम लोग 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू बैच। ठीक है, बैच क्या बोल सकते हो, हम आपके साथ बैठ के ठीक है चीजों को करेंगे और हम आपको करवाएंगे। और अगर आपका सपना है कि 2024 वाला जो वैकेंसी आ रहा है, अगर आपका कोई भाई बंधु, ठीक है, बहन, छोटे बहन, बड़े बहन, कोई भी, ठीक है, आपके सिस्टर है, ब्रदर, अगर वो दरोगा बनना चाहते हैं बिहार में तो हम लोग 1 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से इस बार आपका क्वेश्चन 75 to 78 क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारे वीडियो और पीडीएफ से आए हैं, अगला बार भी इसी तरीके से आएगा क्योंकि हम आपके साथ बैठ के चीजों को करते हैं, आपके साथ बैठ के हम पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें हर दिन आपको रूटीन दिया जाता है, वीडियो दिया जाता है, वीडियो के साथ पीडीएफ दिया जाता है। अगर इस एग्जाम को हम देखें 1275 मेंस को, तो जो सेक्शंस लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, मान लीजिए मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने डायरेक्टली आपको करवाया है। इवन आपका प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम डाइस से आया हुआ था, इस बार सेम टाइप का क्वेश्चंस आपका किससे पूछा है, तो आपका ताश के पत्ते से पूछ लिया है, तो आपने वो कर लिया होगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पीडीएफ मैंने आपको पूंजीवाद और जो समाजवाद है दैट मींस कैपिटलिस्ट और जो आपका सोशलिस्ट जो होता है उसमें मैंने पूरा पीडीएफ आपको दिया था, डायरेक्टली क्वेश्चंस थे, आपने वहां से कर लिया होगा। एक आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था रूसो वाला, वो भी मैंने 1.5 पेज का आपको पीडीएफ दिया था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया था। तो ये तो जो नॉन कन्वेंशनल ऐसे थे जहां से आपने पूरा सोल्व किया होगा। ठीक है, बाकी जितने भी बाकी सब्जेक्ट है, साइंस है, तो आपसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। ड्रीम डोज साइंस के लिए जाना जाता है। तो जितने लोग भी हैं अगेन इनके इस चीज के बारे में उनको आप जरूर बताइएगा। कल इसका ओरिएंटेशन हम लोग क्लास रखेंगे, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाना है। नॉमिनल चार्जेस रखा गया है आपका श्योर सिलेक्शन के लिए। देखिए, और एकदम जो भी चीजें है यहाँ ओरिजिनल ऑप्शंस के साथ है। ठीक है, तो अपना ज्ञान अभी आप कमेंट में ना दीजिएगा। ठीक है, आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे कहीं आगे और कहीं ज्यादा मेहनत करके हम आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, और उसी के कारण हम बीमार भी हो गए, हमको जहां तक लग रहा है। देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन था, ठीक है, जहां आप लोगों को बहुत डाउट है, अब ये समझना कि इसमें पूछा क्या गया था। ठीक है, पूछा ये गया था कि मोमेंटम का पूछा गया था बेसिकली। ठीक है, कि when an hydrogen atom transit from ground state to the first excited state then it's increase in its angular momentum। angular momentum यहां पूछा गया, ना ही वहां काइनेटिक एनर्जी पूछा गया था, ना ही वहां आपका पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया था। दैट मींस यहां पूछा ये गया था कि जब भी, ठीक है, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो अगर ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आता है। एक चीज हमने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, कि कोई भी अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, ये एग्जांपल लेके बता रहा हूं। ठीक है, तो ये अंदर वाला क्या होता है, लो लेवल एनर्जी होता है, उससे एनर्जी बढ़ते हुए जाता है। यहां पूछा था व्हेन एन हाइड्रोजन एटम ट्रांजिट, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में यहां पूछा गया था कि एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में क्या इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, अगर वो आपका ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में वो जाता है। इसका यही सेम टू सेम आपका क्वेश्चन था और सेम टू सेम आपका ऑप्शन था। इसका जो सही है वो है आपका 1.05 इंटू 10⁻⁻34 होगा यहाँ। ठीक है, सब में 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। एग्जैक्ट क्वेश्चंस, एग्जैक्ट आंसर जो है इसका वो ये है। अगर यही आपको वो पूछता कि ये सेम कंडीशन के लिए कि ग्राउंड स्टेट से अगर उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना है, ठीक है, तो उनको कितना आपको पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लगेगा वो लगेगा 10 पॉइंट आपका
20.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। और ये जो इलेक्ट्रोवोल्ट होता है बेसिकली आपका एनर्जी का ही यूनिट होता है। तो ये भी बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया कि ईवी इलेक्ट्रोवोल्ट जिसको बोलते हैं वो किसका है। और यही अगर पूछता कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बाय तो 10.4, और यहां आप काइनेटिक एनर्जी कर लोगे। अगर काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आता तो आपको याद रखना है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1.05 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अगर आपको पूछता पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट आएगा तो ये आएगा आपका 10.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका सही आंसर है। ठीक है, ये यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगा आपका। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, इसका जो सही आंसर था ये अभी इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस इतना याद रखिएगा कि इसका जो सही आंसर है कि कितना उसका आपका इंक्रीमेंट होगा एंगुलर मोमेंटम में, तो 1.05 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इसका सही आंसर है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है, आप यहां देखोगे, देखिए एक चीज और याद रखिए, जब तक आपको ऑप्शन नहीं पता रहता, स्पेशली जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे उसमें डाउट आपका बना रहता। तो ऑप्शंस जो मैं आपको पॉलिटी वाले क्वेश्चंस जो मैं डील करूंगा ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या आंसर बता रहा हूं। दूसरा जो क्वेश्चंस था आपका, ठीक है, कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये मैंने बहुत डिटेल में मैंने करवा दिया है। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। देखिए हमारा जो स्टेट होता है बेसिकली आपने 3 स्टेट पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा सॉलिड, एक आपने पढ़ा होगा लिक्विड और दूसरा आपने पढ़ा होगा गैस। इसके आगे आपने पढ़ा था प्लाज्मा, मैंने आपको बताया था, ये यूट्यूब पे भी वीडियो है, और यहां मैंने बताया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो प्लाज्मा जो रहता है वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे रहता है। अगर जब भी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उसके जो अणु होंगे, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होंगे, चाहे या कोई भी एलिमेंट का जो एटम होगा, ठीक है, परमाणु होंगे, उसके अंदर क्या होगा, मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। वही बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है ये बहुत ही फ्रीजिंग, नेगेटिव फ्रीजिंग पॉइंट में होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु जो होंगे, ठीक है, आपके इसके क्या होंगे, बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल मूवमेंट होगा उनमें। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ mv²। मास इसमें क्या है, कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे करेगा, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, ना ही लो काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस बहुत कम गति ऊर्जा जो होगा, बहुत कम। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, इसमें कोई डाउट मत कीजिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर बोलेगा कि इसको काइनेटिक एनर्जी, इसको आपको सजाना है कि किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो आपको याद रखिएगा, इसको आप इस तरीके से सजा सकते हो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट लेस देन आपका सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, और सबसे जो ज्यादा होगा वो होगा आपका प्लाज्मा में। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी आप सजा भी सकते हो। अगर आपको बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी का आप सजाइए, पूरा जितना भी आपका 5 स्टेट है उसके बीच में आप काइनेटिक एनर्जी सजाइए, तो कैसे इस तरीके से सजाओगे। अगली बार हो सकता है कि आपको प्रसरण के बारे में, दैट मीन डिफ्यूजन के बारे में पूछ ले। थोड़ा और एक चीज आपको समझना है कि अगर आपको मेरिट लाना है और टॉपर लिस्ट में अगर आपको आना है, तो जितना एक टीचर पढ़ाता है उससे थोड़ा आपको अपना दिमाग भी लगाना है। हमने ये चीज समझाया था, अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही कम गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, कि कौन सा कथन सही है। इसमें कंपाउंड एंड मिक्सर के बारे में बताया हुआ था। यौगिक और आपका जो यौगिक एक पदार्थ होता है, ये सब चीज हम समझा चुके हैं, यौगिक दैट मींस कंपाउंड और मिश्रण के बारे में। तो इसका जो इसमें पूछा था सेम ऑप्शन ऐसे ही था, सेम क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसका जो सही होगा ये वाला इनकरेक्ट है। मिक्सचर कभी भी केमिकली कंबाइंड नहीं होता। केमिकली कंबाइंड मतलब ये होता है कि कोई भी चीज बना है तो एक फिक्स्ड रेशियो में बना है। जैसा कि अगर हम लोग H2O लिखते हैं, ठीक है, हमने क्या लिखा आपका, अगर हम लोग H2O लिखते हैं तो H2O लिखते हैं, देखिए H2O अगर हम लिखते हैं तो इसमें ये क्या है, ये एक क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है, इसको मिक्सचर नहीं बोल सकता। बोलो क्यों सर इसको मिक्सचर नहीं बोलता है, क्योंकि जिसका भी एक प्रॉपर फॉर्मूला बनता है और एक फिक्स्ड रेशियो में। ऐसा नहीं कि हम हाइड्रोजन का 3 यूनिट ले लेंगे यहाँ और ऑक्सीजन का 1 यूनिट लेंगे तो पानी बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर आपको पानी बनाना है तो हाइड्रोजन का 2 यूनिट लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन का 1 यूनिट आपको लेना पड़ेगा। ये मोलर मास में अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, तो ये चीज जो होता है ये सिर्फ कंपाउंड में होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका मिक्सचर। ये भी आपका करवाया हुआ है यूट्यूब पे, एक बार चेक कीजिएगा कि मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क क्या होता है। ये एक ही वीडियो से आई थिंक 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब ये एक क्वेश्चन था, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है,
कि जो द स्टिकी एंड्स ऑफ ए डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ऑफ्टन आफ्टर द एक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त डीएनए, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, इसका जो सही क्वेश्चन था वो ये था और ऑप्शन भी जो था एग्जैक्टली सेम यही था, ठीक है। देखिए तो मेनली जो आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, ये है इन दोनों में। देखिए अब यहां ध्यान से समझना, जो ये लिप्सा है, ठीक है, लिप्सा आपने पढ़ा होगा, जो पेनक्रियाज जो है वो लिप्सा जनरेट करती है। तो ये क्या है, पेनक्रियाज के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये तो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, पाचन रस है आपका, तो ये नहीं होगा। आप मुझे कमेंट करना कि जो लिप्सा जो आखिर क्या पचाती है हमारे बॉडी में। उसके बाद है प्रोटीज, ठीक है, प्रोटीज लिखा हुआ था वहां। प्रोटीज क्या है, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक है, ठीक है। और ये जो एक्सोन्यूक्लियस है, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस है, ये जो प्रोसेस होता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। बट याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि एक बार अगर डीएनए को, ठीक है, खंडन किया जाता है, ठीक है, तो उसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है। द स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेड ऑफ्टन आफ्टर द एक्शन ऑफ ए रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स जॉइंट विथ ईच अदर, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेड के बाद जो वो ज्वाइंट होता है एक दूसरे से, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ किसका, तो इसका होगा डीएनए लाइगेज, जो इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगर आपको ये नहीं पता रहता तो ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि लिप्सा हमने बहुत बार पढ़ा है कि पेनक्रियाज जो होता है लिप्सा जनरेट करता है, ठीक है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज करता है और आपका ट्रिप्सिन करता है। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, सिलेबरी एमाइलेज जो होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट करता है, और आपका जो लिप्सा है वो फैट डाइजेशन में, तो ये बेसिकली फैट डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। तो इसको आप डायरेक्टली मार्क सकते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये ए होगा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट, ये तो आपका डायरेक्टली पीडीएफ से ही क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट व्हाट इज द, मतलब जो भी समाजवादी है, ठीक है, के अनुसार सब सामाजिक समस्या का जो जड़ है, सबसे सामाजिक क्या है वो सबको पता है, मैंने आपको बताया था। जो भी सोशलिस्ट होते हैं, जो भी समाजवादी होते हैं, ठीक है, वो किसके अपोज में काम करते हैं। जैसे कि जो समाजवादी कहाँ है, रसिया में समाजवादी, वहां टोटल कंट्रोल जो रहता है बेसिकली गवर्नमेंट का रहता है, और वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको पीडीएफ से ही आपका इकोनॉमिक्स वाला हो गया होगा। अब ये देखिए, ये भी ताकि जब भी आपका पंचायत का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें यहाँ एग्जैक्टली लिखा हुआ था कोर्ट जो होता है, ठीक है, यहाँ कोर्ट लिखा हुआ था, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कोर्ट डिवाइडेड फ्रॉम द इंटरफेयरिंग, जो भी आपका पंचायत का इलेक्शन होता है, जो कोर्ट जो होता है उसको किस चीज से, ठीक है, डिवाइड किया जाता है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें आपका जो कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है अगर जब पंचायत का इलेक्शन होगा। पहला था आपका निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, परिसीमन का जो परिसीमन कर दिया उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये हम पहले आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो इसका तो ये नहीं कर सकता। निर्वाचन क्षेत्र में सीटों का आवंटन सही, ठीक है। तो इसमें भी निर्वाचन जो क्षेत्र है के लिए सीटों का आवंटन, देखिए, तो निर्वाचन क्षेत्र में जो भी सीटों का आवंटन करना होगा उसमें भी कोर्ट का कोई रोल नहीं रहता है, और ना ही परिसीमन का जो आपका दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनसी करता है, मान लीजिए कि आपका एमएलए का ये कॉन्स्टिट्यूशनसी इतने में ये होगा, तो इसमें कोई भी जो रोल होता है वो इसका नहीं होता। आप समझ गए होंगे। अभी इसका जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों, मतलब ये दोनों में क्या होता है, आप ये जो इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्वेश्चन में यही पूछा है कि किन परिस्थितियों में न्यायालयों को पंचायत की चुनाव मामलों में दखल से वंचित किया गया, तो ये दोनों में वंचित किया गया है, आपको चीज याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, देखो ऑप्शन, क्वेश्चन देखिए और इसका आप ऑप्शन देखिए। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने लिया है, क्योंकि ड्रीम डोजी एक ऐसा चैनल है जहां इंग्लिश को भी कैरी आउट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले को बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है, ठीक है, स्पेशली साइंस में। तो हमने क्वेश्चंस भी इसी तरीके से लिया, और कोर्स में भी स्पेशली हम हर चीज, स्पेशली साइंस तो कम से कम उनको कराना ही है, साइंस इंग्लिश में भी, ठीक है। अब देखिए, हाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय इम्पीचमेंट, क्या महाभियोग के द्वारा होता है? नहीं, महाभियोग का ये जो वर्ड ही हम लोग सिर्फ प्रेसिडेंट में यूज करते हैं, ये नहीं होगा। उसके बाद था द रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब संसद का संकल्प और आधे राज्यों में विधानमंडल का अनुमत। तो ऐसा कोई रोल ही नहीं है। आपको पता है कि राज्यसभा का हटाने के लिए इसमें हमारा विधानसभा का कोई रोल नहीं होता, ना ही विधानमंडल, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। सेम ऐसे ही ऑप्शन था। 30 बी वाला अगर देखोगे, बाय द रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, द रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा होगा। फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। हाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, तो प्रेसिडेंट जो है किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है अपने पोस्ट से, ठीक है। तो एक तो आपको पता है कि जब भी इसको रिमूव करना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, अब ये बताओ।
तो सबसे पहले जो रेजोल्यूशन जो लाना होता है, क्या हम लोकसभा में ला सकते हैं? नहीं। जो इसका जो रेजोल्यूशन जो लाना होता है वो होता है आपका कहां? तो आपका राज्यसभा में लाना पड़ता है। तो इसका जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा ये होगा रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा। क्योंकि जो अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है, तो इसका रेजोल्यूशन हम लोकसभा में नहीं लाते हैं। जो रेजोल्यूशन जो लाना होता है वो हमेशा राज्यसभा में लाते हैं। तो इसका मोर एक्यूरेट, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं पूछा गया है और दरोगा का जो भी क्वेश्चन है वो कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप समझ लो कि इसका जो आंसर सही है द रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, यही इसका। क्योंकि बी वाला जो है बाय द रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका ये राज्यसभा वाला होगा, राज्यसभा के संकल्प से। बट ये भी है कि इसमें लोकसभा में भेजा जाता है और वहां से भी इसको पास करवाना है। बट यहाँ रेजोल्यूशन का बात बोला है, ठीक है, कि मतलब संकल्प, तो संकल्प जो होता है वो हमेशा सबसे पहले आपको जो स्टार्ट किया जाता है वो राज्यसभा में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो इसी तरीके से ऑप्शन था, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूजन बहुत लोगों को है। देखिए प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि आपका यूएस का जो गवर्नमेंट हो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां जो क्या होता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि जो पावर का सेपरेशन होता है, किसके बीच के पावर का सेपरेशन? तो लेजिस्लेटिव और आपका एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका और जो विधायिका है उनके बीच। बट देखो यहां जब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो लिखा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन, अगर देखो मेन तो ये तो आपको नहीं होगा, ठीक है, आपको ये चीज पता होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। मेन आप लोग जो ऑप्शन जहां फंस रहे सेपरेशन ऑफ पावर होगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंडिपेंडेंट ऑफ, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया। अब बोलो क्यों? क्योंकि देखो यहां जब बोला ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर से हुआ, किसका सेपरेशन ये नहीं बताया गया क्वेश्चन नंबर सी में, ठीक है। अगर यहां लिख भी देता कि सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, किसका सेपरेशन ऑफ पावर, ये नहीं, एग्जैक्टली ऑप्शन यही था, ठीक है। अगर यहां लिखा होता कि सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ व्हाट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, दैट मींस आपका कार्यपालिका और विधायिका को क्या वो सेपरेट किया जाता है। जब उसको सेपरेट किया जाता है तो क्या होता है इस केस में क्या होगा, जो आपका एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, जो आपका कार्यपालिका जो है, ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है। फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है इसका ओरिजिनल आंसर है, और आप मान के चलो कि इसका आंसर यही देंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, अगर यहां लिखा था कि सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, किसका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, तब ये थोड़ा डिलेमा में हो जाता कि ऑप्शन सी होगा कि बी होगा। बट यहां डिलेमा में, अब अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव लिखा होता तो, बट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव लिखा होता तो उसका भी मतलब यही होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को हम लोग अलग अलग कर दें तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट वही निकलता है। और यहां तो खैर ये ऑप्शन में पूरा लिखा हुआ नहीं था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका तो मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूं। एक इक्वेशन दिया हुआ था, तो इसका है आपका हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और कैटलिस्ट। इवन मैंने इसका इक्वेशन लिख के बताया था कि वेनाडियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है कैटलिस्ट, तो इसमें डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ था, सेम यही आपका ऑप्शन दिया हुआ था, ये आपका इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ था। एक ये क्वेश्चन था तो इसका तो आपको पता चल गया होगा, कुछ नहीं इसमें, ये होगा, ठीक है, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द मेटेलिक वाला। तो ये था, और बाकी ऐसे एक ही दो क्वेश्चन थे जिसमें आपको डाउट था, एक प्रेसिडेंट वाला में और एक दो साइंस है, बाकी तो हमने पहले भी करवा दिया है। तो प्लीज आप मिला लीजिएगा, आई थिंक आपका डर खत्म हो गया। एक चीज मैं और आपको बता दूं, हमने पहले जो वीडियो बनाया है कटअप वाला, प्लीज देख लीजिएगा, और किसी की भी बातों पे नहीं आना है, जो हमने बता दिया उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, आप दरोगा बनोगे तो वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। किसी को नहीं पता कि फिजिकल किस तरीके से होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर आपको मेंस निकालने का। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका मेंस निकल रहा है, मेरिट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं फिर से कहता हूं, मेरिट के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग फिजिकल में फेल हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।